नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू डिस्कशन में। आइए डिस्कस करते हैं आज का करंट अफेयर्स। अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन के बारे में दिया है। हाल ही में इसकी जो 63वीं परिषद का गठन किया गया था, कहाँ पर? लंदन में। तो भारत को 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन के अध्यक्ष के रूप में नामित कर लिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन का अध्यक्ष कौन होगा? भारत होगा। तो आइए इस संगठन के बारे में जान लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन 1968 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर, जिसे मुख्यालय बोलते हैं, वो लंदन में है। यह एक अंतर सरकारी संगठन है जिसे 1968 के अंतर्राष्ट्रीय चीनी समझौते के द्वारा इसे प्रशासित किया जाता है। इस चीनी संगठन में सदस्य के रूप में लगभग 88 सदस्य देश हैं। सऊदी अरब लेटेस्ट इसका सदस्य देश बना है 2022 में। 2022 में सबसे नया देश इसमें कौन शामिल हुआ है? अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन में सऊदी अरेबिया शामिल हो गया है। और चीनी के प्रोडक्शन को लेकर देखते हैं। अक्टूबर का डाटा है 2022 का, ये न्यूज़पेपर का ही डाटा है। भारत दुनिया में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है। ध्यान रखिएगा, अभी के लिए भारत दुनिया में सबसे बड़ा चीनी का उत्पादक देश बन गया है। ये डाटा आगे पीछे चेंज भी हो सकता है, क्योंकि प्रोडक्शन के अनुसार अगर किसी देश का और प्रोडक्शन बढ़ जाता है तो ये डाटा इसका चेंज हो जाएगा। और आइए जानते हैं चीनी के बारे में। चीनी, इंडिया विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक है चीनी का, और विश्व का सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है। भारत विश्व का चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक है, सबसे बड़ा उपभोक्ता है। अगर वहीं एक्सपोर्टर की बात किया जाए, यानी कि निर्यातक के रूप में, तो भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर यानी निर्यातक देश है। किसका? शुगर यानी चीनी का। आइए कुछ इसके शुगर केन के बारे में देखते हैं। शुगर केन मतलब गन्ने के बारे में देखते हैं। इसे कितने टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ती है? मोस्टली इसे 21 से 27 डिग्री टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ती है। हॉट और ह्यूमाइड्स क्लाइमेट्स यानी कि आर्द्र जलवायु की आवश्यकता पड़ती है। रैनफॉल यानी कि जो वर्षा होती है 75 से 100 सेंटीमीटर तक वर्षा होनी चाहिए। मिट्टी, डीप सॉयल, लोमी यानी कि दोमट मिट्टी की आवश्यकता पड़ती है। अगर टॉप शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट की बात करें, भारत में सबसे ज़्यादा गन्ना का उत्पादन किस राज्य के द्वारा किया जाता है? तो नंबर 1 पे है महाराष्ट्र, दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश, तीसरे स्थान पर कर्नाटक है। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक, ये 3 क्रम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसे ध्यान रखिएगा। जो नॉर्थ इंडिया है, ध्यान रखिएगा, नॉर्थ इंडिया है और साउथ इंडिया, यानी कि नॉर्थ इंडिया में जो सुगन में अथवा सक्रोज की मात्रा पाई जाती है, शुगर यानी चीनी में जो सक्रोज की मात्रा पाई जाती है, नॉर्थ इंडिया में कम होती है, क्योंकि नॉर्थ इंडिया सब ट्रॉपिकल रीजन में है। वहीं साउथ इंडिया में जो सक्रोज की मात्रा होती है वो अधिक, यानी कि जो चीनी की मात्रा अधिक पड़ती है। क्यों अधिक पड़ती है? क्योंकि साउथ इंडिया ट्रॉपिकल रीजन में है। तो यहाँ ट्रॉपिकल रीजन गर्म जलवायु में है, तो गर्म जलवायु की वजह से गन्ने में जो पानी है वो कम मिलता है। तो ये था इसके बारे में। अगर मेजर शुगर प्रोड्यूसर के बारे में अगर क्रम की बात किया जाए, तो सबसे ज़्यादा चीनी का उत्पादक, सबसे बड़ा उत्पादक भारत बन गया है। दूसरे स्थान पर ब्राज़ील था, नहीं तो पहले स्थान पर ब्राज़ील ही रहता था। फिर तीसरे स्थान पर थाईलैंड, फिर चाइना है, फिर उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि अमेरिका है। एक क्वेश्चन है जिसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। इसका उत्तर मैं दूंगा एकदम वीडियो के लास्ट में। दिया है कि निम्नलिखित संरक्षित क्षेत्रों पर विचार कीजिए। बांदीपुर, भीतरकनिका, मानस, सुंदरबन, उपरोक्त में से किसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? तो ए, बी, सी, डी में से पहले क्वेश्चन का विकल्प आप दे सकते हैं, फिर उसके बाद दूसरे क्वेश्चन का उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। दोनों का आप कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए अपने से, अपनी तैयारी भी इससे आपकी चेक हो जाएगी। पास के दृष्टिकोण से निम्नलिखित में से कौन पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के बीच एक अच्छी कड़ी का महत्व रखता है? सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व इसमें बता रहा है कि इंडिया का जो पूर्वी घाट है और पश्चिमी घाट है, इसका जो मिलन स्थल है, इसमें कौन सा रिजर्व है जो उसके मिलन स्थल पर स्थित है? सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है, नल्लामल्ली वन्य जीव अभ्यारण्य, नागरहोल नेशनल पार्क, शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व। तो ए, बी, सी, डी, सी में दूसरे क्वेश्चन का भी उत्तर दीजिए और पहले क्वेश्चन का भी उत्तर दीजिए। वीडियो के लास्ट में इसका उत्तर मैं दूंगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे। पॉल लिंच के बारे में दिया है। तो पॉल लिंच क्या है? आयरलैंड के एक 46 वर्षीय यानी 46 वर्षीय एक उपन्यासकार हैं। हाल ही में इनके जो उपन्यास लिखे हैं पैगंबर सॉन्ग, इसके लिए 2023 का इन्हें बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो बुकर पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। उपन्यास किस चीज़ के बारे में है? उपन्यास एक ऐसी दुनिया की बात करता है जहाँ पर एक परिवार संघर्ष करता है। संघर्ष किस चीज़ को लेकर संघर्ष करता है?
कि लोकतांत्रिक मानदंड खत्म हो रहा है। एक फैमिली संघर्ष इस चीज़ को लेकर कर रहा है कि जो लोकतांत्रिक मानदंड है वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। अब वहाँ पर जो फैमिली जिस एरिया में सफ़र कर रहा है वहाँ पर डिक्टेटरशिप यानी अधिनायकवादी शासन वहाँ पर हावी होता चला जा रहा है। ये जो लेखक हैं ये सीरियाई युद्ध से प्रेरणा लेकर लिखे थे। ये पैगंबर सांग यानी पैगंबर गीत नामक उपन्यास लिखे थे। उनके लिए जो पॉल लिंच है उन्हें 2023 का बुकर सम्मान से इन्हें नवाजा गया है। इससे पहले बल्गेरियाई लेखक जॉर्जी गोस्पेडिनो है, अनुवादक एंजेला है रोडेल है, इनके लिए उपन्यास एक लिखे थे टाइम शेल्टर्स। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर सम्मान दिया गया था। तो आइए इस बुकर पुरस्कार के बारे में जानते हैं। बेसिकली ये अंग्रेजी भाषा के लिए दिया जाता है। ये अंग्रेजी तक ही सीमित है। अगर आप इंग्लिश में कोई उपन्यास लिखते हैं तभी आपको बुकर पुरस्कार दिया जाएगा। इसके लिए भारतीय कुछ लेखक हैं, सलमान रुश्दी, अरुंधति राय, किरण देसाई, अरविंद अडिगा, इन सब लोगों को बुकर पुरस्कार दिया जा चुका है। और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के बारे में बात कीजिए तो इसमें अनुवादित लेख होता है। आप कोई भी उपन्यास हो लिखा है पहले से किसी भी लैंग्वेज में, यदि आप उसको अनुवाद करके इंग्लिश में ले आते हैं उसके लिए आपको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए एक टॉम्स ऑफ सैंड है, इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित होने वाले एक भारतीय भाषा में लिखी गई पहली पुस्तक है। ध्यान रखिएगा, भारतीय भाषा की पुस्तक है जिसको इंग्लिश में कन्वर्ट किया गया, उसका नाम रखा गया टॉम ऑफ सैंड्स। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार बुकर पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट बढ़ेंगे, सर्ट इन के बारे में दिया है। सर्ट इन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम इन इंडिया। ये चर्चा में क्यों आ गई इसके बारे में जानेंगे। सरकार ने साइबर सुरक्षा के खतरों से निपटने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी, यह एक राष्ट्रीय जांच एजेंसी है जिसका नाम है सर्ट इन। इसको सूचना का अधिकार अधिनियम जो 2005 था, राइट टू इंफॉर्मेशन, इससे बाहर कर दिया, इससे हटा दिया गया। ये राइट टू इन्फॉर्मेशन क्या है, 2005 में ये जो बनाया गया था अधिनियम के द्वारा, राइट टू इन्फॉर्मेशन यानी सूचना का अधिकार से, यानी जो भी सार्वजनिक डेटा है उसको सार्वजनिक करने के लिए कोई भी व्यक्ति अगर PIL फाइल करता है, राइट टू सूचना के अधिकार, वो जवाब मांगता है तो सरकार को इस कार्यशैली का जो डाटा है उसे पब्लिक डोमेन में पब्लिश करना होता है। तो ये था इसके बारे में, सर्टिन के बारे में। इसे राइट टू अधिनियम सूचना के अधिकार से बाहर कर दिया गया है। किसको? सर्टिन को। आइए सर्टिन के बारे में देखते हैं। सर्टिन मतलब कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। ये देश के अंदर जो साइबर सुरक्षा है, साइबर हमले हैं, उससे निपटने के लिए रिस्पॉन्सिबल एक टीम है। इसका स्थापना 2004 में हुआ था। इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली यानी कि नई दिल्ली में है। यह इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत एक कार्यालय है। यह साइबर सुरक्षा से निपटने के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करती है। यह भारतीय इंटरनेट डोमेन की सुरक्षा संबंधी रक्षा को भी और मजबूत करती है। सन 2000 का सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में कार्य करने के लिए सर्ट इन को नामित करता है। यानी कि सर्ट इन अब 26 अन्य जो 26 अन्य खुफिया और सुरक्षा संगठन है उसमें भी शामिल हो गया, जिसे पहले से ही रा, CBI और IB जैसे अधिनियम से छूट प्राप्त है। यानी कि पहले से ही सर्ट इन को रा, CBI और IB जैसे अधिनियम जो है ना, इससे भी छूट प्राप्त है। अभी इसे सूचना के अधिकार से भी बाहर कर दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सरकार सर्ट इन को RTI से छूट कैसे प्रदान की? तो कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने सर्ट इन को पारदर्शिता कानूनों से छूट देने के लिए RTI अधिनियम यानी राइट टू इंफॉर्मेशन अधिनियम 2005 है ना, 2005 का एक धारा है जिसका नाम है धारा यानी कि सेक्शन 24, धारा 24 का प्रयोग की है। धारा 24 का प्रयोग करके जो सर्ट इन है इसको राइट टू इंफॉर्मेशन से बाहर कर दिया है। तो आइए धारा 24 है क्या, इसके बारे में जानते हैं। धारा 24 जो RTI अधिनियम है उसकी जो धारा 24 यह कहती है कि यदि कानून दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट है, खुफिया और सुरक्षा संगठनों पर लागू नहीं होता। कोई भी अगर कानून जो अनुसूची है, सेकंड अनुसूची में निर्दिष्ट किया गया है तो वह खुफिया और सुरक्षा संगठनों पर लागू नहीं होता। हालांकि भ्रष्टाचार और मानवाधिकार उल्लंघन के आरोपों से संबंधित जानकारी को बाहर नहीं किया गया है। इस चीज़ से संबंधित चाहे मानवाधिकार का उल्लंघन हो, चाहे भ्रष्टाचार से संबंधित मुद्दा हो, उसको सर्ट इन के अंतर्गत रखा गया है। RTI के तहत अन्य छूट भी है, जैसे भारत की संप्रभुता अखंडता को खतरा है तो वो भी डाटा आपको पब्लिश डोमेन में नहीं किया जाएगा, तो उससे भी छूट इसे प्रदान किया गया है। ये कैसगेवी के बारे में देखेंगे। UK ड्रग रेगुलेटर्स हाल ही में सिकल सेल रोग यानी कि सिकल सेल एनीमिया और थैलेमिया के लिए जीन थेरेपी कैसेवी को मंजूरी दे दी है। कैसेवी है क्या?
एक जीन थेरेपी है। इसमें होता क्या है, एक टेक्निक है जिसका नाम है क्रिस्पर केस 9। ये जीन एडिटिंग टेक्निक है। जीन एडिटिंग टेक्निक यानी कि टूल है। इस टूल यानी टेक्निक का इस्तेमाल करके जो थेरेपी है कैसगेवी एक जीन थेरेपी को संपन्न किया है। इसको लाइसेंस मिल गया है। दुनिया में पहला जीन थेरेपी है ये जो कैसगेवी है, दुनिया की पहली जीन थेरेपी है जिसको लाइसेंस मिल गया है। किसके लिए? जीन थेरेपी के लिए इसे लाइसेंस मिल गया है। तो आइए जानते हैं कि जो कैसगेवी है ये करती क्या है। तो ये क्रिस्पर केस 9 टूल्स का उपयोग करके जो सिकल सेल एनीमिया से डिफेक्टेड जीन है उसको एडिट करती है। कैसे काम करता है चलिए दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए, जैसे कोई भी व्यक्ति सिकल सेल एनीमिया से पीड़ित है तो उसका जो डिफेक्टेड जीन होता है, उसका जो मतलब कि प्रभावित जीन होता है, उसको इस जो क्रिस्पर टेक्नोलॉजी है इसके माध्यम से जो डिफेक्टेड जीन है इसको काट देता है, काट कर इसे बाहर निकाल देता है और एक सुरक्षित जीन यानी कि डीएनए को इसमें मैच करा देता है। तो इससे जो उसका सुधार है मालिक्यूल्स है वो सही हो जाता है, जिससे इसके रोग होने की जो रोग है उससे ठीक होने की जो संभावनाएं हैं बढ़ जाता है। इसमें नया डीएनए जीन जोड़ दिया जाता है। किसके सहायता से? केस 9 यानी कि जो क्रिस्पर केस 9 टेक्निक है उस टेक्निक का इस्तेमाल करके ये जो कैसगेवी थेरेपी है इसके द्वारा इसे कट करके लगाया जा सकता है। तो ये था जीन थेरेपी के बारे में। आइए जान लेते हैं पहले सिकल सेल एनीमिया के बारे में। ये चैलेंज क्यों हैं? क्योंकि एक मरीज को अगर वो केस 9 के तहत जीन एडिटिंग कराता है तो जीन एडिटिंग टेक्निक के तहत जो खर्च आता है प्रति मरीज एक पेशेंट के ऊपर लगभग $2 मिलियन तक अनुमानित है कि इतना खर्च आ जाता है, इसलिए महंगा भी है। आइए सिकल सेल एनीमिया के बारे में जानते हैं। जो आरबीसी होता है, आरबीसी यानी कि जो आपका हीमोग्लोबिन होता है, राइबोसाइक्लिक एसिड सेल होता है, ये डिफेक्ट पहले तो ये सर्किल होता है, मतलब गोल आकार का होता है जो आरबीसी होता है। तो ये जब आप सिकल सेल एनीमिया से पीड़ित हो जाते हैं तो इसका जो आकार होता है ये अर्धचंद्र आकार का हो जाता है, सिकुड़ा हुआ हो जाता है। जब ये सिकुड़ जाता है तो जो ऑक्सीजन फ्लो होता है, ये आरबीसी ही ऑक्सीजन फ्लो करती है, तो ऑक्सीजन का जो फ्लो मेंटेन होता है ये इसे मेंटेन नहीं कर पाता, यानी कि आर्गन्स में जो ऑक्सीजन होता है ये नहीं पहुंचा पाता है। तो ये डिफेक्ट होता है सिकल सेल एनीमिया का। यह एक वंशानुगत रक्त विकार है, यानी कि जेनेटिक डिसऑर्डर है। ये अफ्रीका, अरब और भारतीय मूल के लोगों में आम है। हीमोग्लोबिन को प्रभावित करता है, कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंचाने में जो बाधा है वो उत्पन्न करता है। ये था सिकल सेल एनीमिया के बारे में। और भी इसके कुछ सिम्टम्स के बारे में देखते हैं, लक्षण। इसमें गंभीर दर्द होता है। सिकल सेल से अगर आप पीड़ित हैं तो आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। इलाज इसका दवा है और उसके बाद जो आपका ब्लड ट्रांसफ़र है वो करा सकते हैं। कभी कभी अस्थि मज्जा को भी ट्रांसप्लांट करना पड़ता है, यानी कि जो बोन मैरो होता है उसे भी कभी कभी ट्रांसप्लांट करना पड़ता है। उच्च प्रसार, भारत में प्रति वर्ष, ध्यान रखिएगा, भारत में प्रति वर्ष 30,000 से 40,000 बच्चे सिकल सेल एनीमिया के साथ पैदा होते हैं, यानी कि इस गंभीर बीमारी के साथ ही पैदा होते हैं। भारत का लक्ष्य क्या है? भारत का राष्ट्रीय कार्यक्रम के माध्यम से लक्ष्य रखा गया है कि 2047 तक सिकल सेल एनीमिया को खत्म करना है। ये टारगेट याद रखिएगा, 2047 तक भारत सिकल सेल एनीमिया को खत्म कर देगा। उसके साथ साथ राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन कार्यक्रम भारत के द्वारा चलाया जा रहा है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत सार्वभौमिक स्क्रीनिंग, जागरूकता और परामर्श से संबंधित और वित्त भी प्रोवाइड कराया जा रहा है। नेक्स्ट बढ़ेंगे, जेनेरिक दवाओं के बारे में दिया है। तो जेनेरिक दवाओं मतलब कि 4 जो रेयर डिजीज यानी कि जो दुर्लभ बीमारियां हैं उसके लिए जेनेरिक दवाओं को मतलब पेश किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया। कैसे? भारत का जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय है 4 दुर्लभ बीमारियों जिसमें है टायरोसीनेमिया टाइप 1, गोचर रोग, विल्सन रोग, उसके साथ साथ ट्रेवेट, लेनोक्स, गैस्ट्रोट सिंड्रोम, इन 4 जो दुर्लभ बीमारियां हैं इसके लिए जेनेरिक दवाओं को पेश किया है। किसके द्वारा? भारतीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा। तो सबसे पहले जानते हैं कि जो जेनेरिक दवा है इसके बारे में जानेंगे, उसके बाद जानेंगे जो दुर्लभ बीमारियां हैं इसके बारे में जानेंगे। तो जेनेरिक दवा क्या होती है? जैसे कि कोई कंपनी किसी नए दवा पर रिसर्च करती है, रिसर्च करने के लिए उस पर पैसा लगता है, खर्च लगता है, समय लगता है। तो ये पैसा निकाले के लिए इस कंपनी को उस दवा पर 20 साल पेटेंट हो जाता है। 20 साल के लिए पेटेंट हो जाता है कि 20 साल तक यही कंपनी सिर्फ इस फार्मूले पर बना के दवा बेच सकती है। तो ये पेटेंट हो जाएगा तो ये अब पैसा निकाल लेगी, अपना इसका खर्च निकल जाएगा। तो 20 साल बाद
जिस फार्मूले पर ये दवा रिसर्च की गई उस फार्मूले को पब्लिक डोमेन में यानी सार्वजनिक करना होता है, तो और भी कंपनियां इस दवा के इस फार्मूले के आधार पर नई नई जो दवाएं बनाएगा उसको कहते हैं जेनरिक दवा। दवा तो वही रहती है, ये जो रिसर्च की गई दवा होती है, लेकिन इसे और भी कंपनियां बनाएंगी तो उसे जो रिसर्च और समय में जो टाइम पैसा खर्च गया है वो इसका बच जाएगा, तो ये इसे सस्ता देते हैं, तो यही हो जाती है जेनरिक दवा। ये लगभग जो पेटेंट दवा होती हैं उससे लगभग 100 गुनी तक सस्ती होती है, 100 गुना कम सस्ती होती है। तो आइए दुर्लभ बीमारी के बारे में देखते हैं। दुर्लभ बीमारी क्या होती है, मतलब कि यह है कि जेनेटिक डिसऑर्डर ही होता है। 1,000 लोगों में किसी एक व्यक्ति को कोई ऐसा रोग जो 1,000 व्यक्ति में किसी एक को हो या इससे भी कम हो, इससे भी कम लोगों को हो, तो इसे कहते हैं दुर्लभ बीमारी। कि मतलब दुर्लभ ही बीमारी होती है। तो जब जो बीमारी दुर्लभ होती है किसी किसी को मिलती है, उसका इलाज भी इतना जल्दी, उस पर रिसर्च नहीं हुआ तो होता है, तो उसका इलाज भी इतना जल्दी संभव नहीं हो पाता है। इसके लिए भारत की अगर आबादी की बात किया जाए तो 6 से 8% भारत की जो आबादी है रेयर डिजीज यानी कि दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित है। आइए जो 4 दुर्लभ बीमारियां हैं इसके बारे में देखते हैं। जो टायरोसेनेमिया टाइप 1 है, इसमें होता क्या है, यह एक जेनेटिक डिसऑर्डर्स है, यानी कि जो वंशानुगत चयापचय संबंधित, यानी कि जो आपका पाचन होता है वो अच्छे से काम नहीं करता है। आपके शरीर के अंदर जो एमिनो एसिड टायरोसिन होता है उसको तोड़ने के लिए जो आवश्यक एंजाइम की आवश्यकता होती है वो कम पड़ जाता है। तो ये था टायरोसिनेमिक टाइप 1 के बारे में। गोचर रोग के बारे में जानते हैं। यह भी एक जेनेटिक डिसऑर्डर्स है। ये भी चयापचय यानी कि जो आपका पाचन संबंधी समस्या है उससे भी समस्या है। इसमें होता क्या है कि जो आपका विकार होता है उसको कुछ लिपिड को तोड़ने के लिए आवश्यक एंजाइम होता है उसकी भी कमी पड़ जाती है। विल्सन रोग के बारे में देखते हैं। यह एक ऑटोसोमल रिसेसिव विकार है जहां पर असामान्य तांबे का संचय हो जाता है। इसे मुख्य रूप से मस्तिष्क हो गया, लीवर हो गया, कार्निया हो गया, उसमें जो तांबा होता है यानी कि कॉपर्स होता है वो जमा हो जाता है। इससे आप विल्सन रोग से पीड़ित हो जाते हैं। ट्रेवेट या लेनोक्स गैस्ट्रोट सिंड्रोम के बारे में दिया है। इसे एक आमतौर पर दौरा के नाम पर जानते हैं। आनुवांशिक मिर्गीय सिंड्रोम जिसे गंभीर दौरे पड़ते हैं जो आमतौर पर बचपन में ही शुरू हो जाता है। इसमें जो विकासात्मक देरी होती है, संज्ञानात्मक हानि होती है वो हो जाता है। मतलब कि आपकी जो क्षमता होती है, मानसिक क्षमता होती है, धीरे धीरे कम होना शुरू कर देती है। ये था इसके बारे में। नेक्स्ट बढ़ेंगे। नूगू वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में दिया है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने बांदीपुर टाइगर रिजर्व से सटा ही है एक नूगू वन्यजीव अभ्यारण्य, उसको महत्वपूर्ण बाघ निवास स्थान के रूप में घोषित करने की सिफारिश की गई। यहाँ पर देखिए, यह है कर्नाटक राज्य। कर्नाटक राज्य में यहीं पर स्थित है बांदीपुर टाइगर रिजर्व। इसके इसके उत्तर में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है मैसूर। मैसूर जिला है किसका, कर्नाटक का। इस जिले में ही स्थित है नूगू वन्यजीव अभ्यारण्य। तो इस अभ्यारण्य को यहाँ पर आबादी देखी गई कि यहाँ पर हाथी की आबादी है, बाघ की आबादी है, इसका उच्च घनत्व तो देखने को मिला है। तो जो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण है उसके द्वारा यह घोषणा किया गया कि जो बांदीपुर नेशनल पार्क है, टाइगर रिजर्व है, इसका जो बर्डन है ये कम करने के लिए जो नूगू वन्यजीव अभ्यारण्य है इसे भी टाइगर रिजर्व घोषित किया जाएगा। तो ये था इसके बारे में। और आइए डिटेल देखते हैं इसके बारे में थोड़ा। नूगू वन्यजीव यानी नूगू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। यही बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान के उत्तर में जो मैसूर जिला स्थित है, जो मैं बता चुका हूँ। नूगू नदी है, कावेरी नदी की एक सहायक नदी है, उसी नदी पर निर्मित यह अभ्यारण्य है। 1974 में इसे वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था, लेकिन 2003-4 में नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के पार्ट के रूप में इसे घोषित कर दिया गया। इसकी स्थापना, चलिए बांदीपुर टाइगर रिजर्व के बारे में देख लेते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर के तहत 1973 में बांदीपुर टाइगर रिजर्व की घोषणा हुई थी। 1985 में इसका विस्तार किया गया और इसका नाम बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान यानी बांदीपुर नेशनल पार्क इसका नाम कब रखा गया, 1985 में। 1973 में पहले तो ये बांदीपुर टाइगर रिजर्व ही घोषित किया गया था। ये था इसका बाद। बांदीपुर टाइगर रिजर्व है कहाँ पर, तो वो है नीलगिरी के जो ट्राई जंक्शन है वहाँ पर स्थित है। आइए मैप में इसका लोकेशन दिखा देते हैं। ये है बांदीपुर टाइगर रिजर्व, ये है कर्नाटक, यहाँ पर तमिलनाडु है, यहाँ पर केरल है। इसी जंक्शन पर है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, इसी के पार्ट से जुड़ा हुआ है बांदीपुर नेशनल पार्क भी जुड़ा हुआ है। तो ये था मैसूर हाथी रिजर्व का हिस्सा है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। मेगा जैव विविधता क्षेत्र में के लिए मतलब कि समृद्ध पुष्प और जैव विविधता से भरा हुआ है बांदीपुर टाइगर रिजर्व। कावेरी नदी है उत्तर और मोयार नदी है दक्षिण में, इसके बीच में बहती है नूगू नदी। इसी पर स्थित है नूगू वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज।
ये था इसके बारे में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ताइवान भारत रिलेशन के बारे में दिया है। दोनों के बारे में रिलेशन क्या है? हाल ही में ताइवान और भारत दोनों के बीच गतिशीलता समझौता हुआ है। दोनों के बीच एक गतिशील रोजगार गतिशील समझौता हुआ है। इसके माध्यम से हजारों भारतीय श्रमिक जाएंगे कहाँ पर? ताइवान। ताइवान जाएंगे वहाँ पर श्रम कार्य करने के लिए, क्योंकि जो ताइवान की आबादी है ये धीरे धीरे बूढ़ी होती चली जा रही है। क्या? क्योंकि वो जनसंख्या कंट्रोल किए हैं, उनकी आबादी बूढ़ी चली जा रही है, तो जो श्रम शक्ति है इसकी कमी हो रही है। तो भारत से जो लेबर है, हजारों की तादाद में जो लेबर है, ये जो रोजगार और गतिशीलता समझौता है इसके माध्यम से ताइवान जाएंगे वहाँ एग्रीकल्चर काम करने के लिए, आदि जो कंस्ट्रक्शन काम है उसके काम करने के लिए वहाँ पर जाएंगे। और भी समझौतों के बारे में जानते हैं। भारत और जर्मनी के बीच में एक गतिशील और रोजगार समझौता हुआ है जिसका नाम रखा गया है व्यापक प्रवासन और गतिशीलता साझेदारी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच भी इसी प्रकार का प्रवासन गतिशीलता समझौता हुआ है। हाल ही में ताइवान भारत में अपना तीसरा प्रतिनिधि कार्यालय कहाँ पर खोला है? मुंबई में। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बन जाएगा कौन सा देश भारत के मुंबई शहर में अपना तीसरा प्रतिनिधि कार्यालय खोला है? तो ताइवान हो जाएगा, क्योंकि भारत और ताइवान के बीच में कोई औपचारिक राजनयिक संबंध नहीं है, क्योंकि चाइना क्लेम करता है कि ताइवान चाइना का पार्ट है, वो अलग से कोई स्वतंत्र देश नहीं है। इसलिए जिसको भी विदेश लेवल पर नीति बनानी है उसको चाइना से बात करना होगा। इसीलिए ताइवान का जो आधिकारिक नाम है इसका नाम रखा गया है चीनी गणराज्य, यानी कि रिपब्लिक ऑफ चाइना। रिपब्लिक ऑफ चाइना किसका नाम रखा गया है? ताइवान का। ये पूर्वी एशिया का एक देश है। इसका लोकेशन देख लेते हैं। इसका लोकेशन देखते हैं। यहाँ पर देखिए ताइवान है, ताइपेई इसकी जो कैपिटल है, राजधानी है। इसके पूर्व में प्रशांत महासागर है, पश्चिम में साउथ चाइना सी है, उत्तर में ईस्ट चाइना सी है और दक्षिण में लुजोन स्टेट्स है। तो ये था इसके बारे में। आइए क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। जो क्वेश्चन दिया गया था आपको उस क्वेश्चन को हल करते हैं। उसका उत्तर मैं बता देता हूँ। आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर देना था, जो आपको दिए ही होंगे कमेंट बॉक्स में उत्तर कि उसका क्या आंसर है। तो आइए, पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित संरक्षित क्षेत्रों पर विचार कीजिए। 2022 यूपीएससी क्वेश्चन। बांदीपुर, भितरकनिका, मानस, सुंदरबन निम्नलिखित में कौन टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? इसमें जो भितरकनिका है ये वन्यजीव अभ्यारण्य है, बाकी 3 सही है। तो 1, 3, 4 विकल्प बी सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। पार्श्विक दृष्टिकोण से बताया गया, पार्श्विक दृष्टिकोण से निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के बीच में एक कड़ी के रूप में काम करता है? तो नल्ला मल्ला, सत्यमंगलम, नागरहोल पार्क, शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व। तो उत्तर हो जाएगा ए, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व एकदम बीचों बीच है। मतलब कि ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का जो मिलन स्थल है वहीं पर है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। ये पड़ता कहाँ है? तमिलनाडु के अंतर्गत। तो ये था उत्तर दोनों का। आप भी कमेंट बॉक्स में दिए होंगे उत्तर। थैंक यू।